हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी में। गाइस, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरनल वायरिंग को, याद है ना? कि इंटरनल वायरिंग को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि इंटरनल वायरिंग क्या होती है और कैसे कैसे ये सब काम करती है। ठीक है ना? कि इसमें कितने प्रकार की होती है और किस तरीके से किया जाना चाहिए या क्या क्या डिफरेंस होते हैं अलग अलग टाइप की इंटरनल वायरिंग में। तो गाइस, इंटरनल वायरिंग तो आपको समझ में आ गई क्या होती है। आज जो मैं लेके आया हूं वो आपके लिए 2019 में EEE फर्स्ट का न्यूमेरिकल लेके आया हूं। ठीक है? जो 2019 के बोर्ड एग्जाम में 2019 के बोर्ड एग्जाम में EEE फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर में जो न्यूमेरिकल आया था वही न्यूमेरिकल मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ। पूरे 10 नंबर का आया था ये और बहुत ही ज्यादा आसान था, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है गाइस? आपको अगर 2019 का क्वेश्चन पेपर PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। हमारा ईमेल ID है polytechnicstudy2019@gmail.com। ओके गाइस, तो चलिए फिर करते हैं शुरू। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन इंटरनल वायरिंग का है। इससे पहले आपको 2-3 बातें बता देता हूँ कि इंटरनल वायरिंग क्या होती है, फिर से केवल रिवाइंड कराना है, आपको पूरा मैं बता चुका हूँ। ठीक है? इंटरनल वायरिंग क्या होती है? इंटरनल वायरिंग किसी भी बिल्डिंग या किसी भी घर के अंदर जब सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को सप्लाई दी जाती है तो उसको इंटरनल वायरिंग कहा जाता है। किसी भी बिल्डिंग या किसी भी घर के अंदर जब सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को सप्लाई दी जाती है तो उसको इंटरनल वायरिंग कहा जाता है। समझ में आई बात? बस करना क्या है कि आज के क्वेश्चन में हमें एक कमरे की वायरिंग करनी है केवल। देखिए, क्वेश्चन बहुत छोटा था जो 2019 के बोर्ड एग्जाम में EEE फर्स्ट में आया था। क्वेश्चन बहुत ही छोटा था। आप देखोगे तो कहोगे ये कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप ये सोच के ना चले कि आपको आसान क्वेश्चन आएगा। आज फिलहाल मैं आज पहला क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, इसीलिए मैं एक कमरे का लेकर चल रहा हूं, वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है? लेकिन मैं आपको कल को या नेक्स्ट वीडियो में 2 कमरों का, फिर 3 कमरों का, इस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन भी करा दूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन पहले मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आया हुआ था। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दूसरी चीज ये है कि वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जो जितना हो सके वीडियो को आप शेयर करेंगे तभी तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे, है कि नहीं? जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा है सभी लोगों का और सभी इसको सब देख पाएंगे अच्छे से। ठीक है? चलिए करते हैं शुरू। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, पढ़ता हूं पहले, कि एक 5 मीटर बाई 4 मीटर, क्या लिखा है? 5 मीटर बाई 4 मीटर, यानी कि एक कमरा है जिसकी लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है। लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है। यहाँ पे हमें छत की ऊंचाई नहीं दी, वो हमें खुद से माननी पड़ेगी, इजिप्शियन में मान लेंगे हम। ठीक है? अगर दी होती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन नहीं दी है इसलिए हमें खुद से लेट करनी पड़ेगी और वो हम इजिप्शियन में कर लेंगे। चलिए, एक 5 मीटर बाई 4 मीटर के कमरे में एक बल्ब, ठीक है, एक बल्ब, एक ट्यूब का मतलब ट्यूबलाइट, एक ट्यूबलाइट, एक फैन, पंखा और एक सॉकेट। सॉकेट वही आप चार्जर वगैरह लगाते हैं अपना, वो सॉकेट होता है। सॉकेट को सप्लाई देने के लिए, ठीक है, सबको सप्लाई देनी है, और प्रत्येक को अलग स्विच से कंट्रोल करते हुए, और इसका कहने का मतलब इस लाइन का कि इस फैन को अलग स्विच से कंट्रोल होना है, ट्यूबलाइट को अलग से, बल्ब को अलग से, और इस सॉकेट को अलग स्विच से कंट्रोल होना है। जैसा कि आप अपने घर में होता भी है, अभी भी वही सब प्रोसेस अप्लाई होता है, वही वायरिंग आपको करनी है। अलग स्विच से कंट्रोल करते हुए वह स्विच बोर्ड लगाकर, स्विच बोर्ड भी लगाना है हमें, जैसे स्विच बोर्ड लगा होता है, निम्नलिखित कार्य कीजिए। स्विच बोर्ड लगाकर निम्नलिखित कार्य कीजिए। कार्य मतलब ये क्वेश्चन दिए, वो क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन करना है आपको, वायरिंग प्लान का सर्किट डायग्राम बनाइए।
वायरिंग प्लान का मतलब होता है कि जो आपका कमरा है उस कमरे में ऊपर से जो टॉप व्यू उसका दिखता है, टॉप व्यू पता है, ऐसा मान लीजिए कि ये आपका कमरा होगा, ये ऐसा मान लीजिए कि ये 5 मीटर है और ये 4 मीटर है, यहाँ कहीं इसमें दरवाजा है, ये लीजिए ये इसमें दरवाजा हो गया, 1 मीटर का दरवाजा होता है हमेशा, ठीक है। चलिए तो अब हमको ये बताना है कि इसमें स्विच बोर्ड कहाँ लगेगा, फिर दूसरी चीज बल्ब कहाँ लगेगा, तीसरी चीज ट्यूबलाइट कहाँ लगेगी, चौथी चीज पंखा कहाँ लगेगा और सॉकेट कहाँ लगेगा। इस तरीके से बिल्कुल पता है यही आंसर है एग्जैक्ट, एक्चुअली मैं जो आपको आंसर कराऊंगा वो यही है। फिर आगे ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन इसका आंसर इस वाले का केवल इतना छोटा सा आंसर है, इतना छोटा सा बस, और ये 5 नंबर में हो जाता है आपके पास। लेकिन इतना छोटा सा बनाना बड़ा मुश्किल है, इतना छोटा सा केवल ये तभी बन पाएगा जब आपको इसकी बड़ी बड़ी डिटेल्स पता होंगी। तो इसलिए इस छोटे से को बनाने के लिए पहले कई सारी बड़ी बड़ी डिटेल्स का जानना जरूरी होता है, ठीक है ना। केवल इतना छोटा सा आंसर है 5 नंबर में। ये जो क्वेश्चन हुआ था क्या, ये 3 क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन दिया था उसमें ये 3 क्वेश्चन थे 10 नंबर में, और 3 में से कोई भी 2 करने थे। यहां लिखा था कि 2 × 5, तो यहाँ पर कोई भी 2 क्वेश्चन करने थे, 5 नंबर का एक क्वेश्चन था। तो इसी तीसरा क्वेश्चन लिख दूंगा मैं भी, जो तीसरा क्वेश्चन था वो भी कराऊंगा, मैं आपको तीनों कराऊंगा, जो 3 क्वेश्चन थे वो तीनों कराऊंगा। लेकिन आप केवल ये सोच लो कितना आसान क्वेश्चन था। अगर एक कमरे तक का आता है तब तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, 2 कमरे का आता है तब भी क्वेश्चन कोई ज्यादा भारी नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे कमरे की संख्या बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले जाते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करो, मैं आपको 2-3 कमरों तक का क्वेश्चन करा के दूंगा, और जहां तक मुझे लगता है या अभी तक के एग्जाम को देख के मैं ये कह सकता हूं कि आपको क्वेश्चन एक कमरे का ही आएगा गारंटेड, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको क्वेश्चन अगर आया तो एक कमरे का ही आएगा। एक्चुअली मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि देखिए अब से 3 साल पहले एक कमरे का क्वेश्चन आया था, 2 साल पहले एक कमरे का क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर भी एक कमरे का क्वेश्चन आया था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां तक उम्मीद है क्वेश्चन एक कमरे का ही आएगा, लेकिन आपको केवल यह सोचकर नहीं चलना है कि क्वेश्चन एक कमरे का ही आएगा। आपका फर्ज बनता है कि आप 1 ना 2, 3, 4 जितने भी कमरे का क्वेश्चन आप कर सकते हैं मैक्सिमम, वो सारे के सारे कर लें। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 है, इसलिए मैं वही क्वेश्चन आपको लेकर चलूंगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ताकि आप चीजें समझ सकें। पता है सबसे अच्छी बात इंटरनल वायरिंग के क्वेश्चंस की ये होती है कि फर्क नहीं पड़ता कि आपके एग्जाम में क्या आया या क्या नहीं आया, लेकिन अगर आप इसको करना सीख गए तो आप नए से नए, पुराने से पुराने किसी भी डिफरेंट से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। बस मेन चीज क्या कि आपको इन क्वेश्चंस को करना सीखना पड़ेगा, करना सीखना पड़ेगा। इनमें बस केवल 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट बताएं। जब मैंने अच्छा, अगर आप लोग सीधा ये क्वेश्चन देखने आ गए तो एक बार प्लीज जाके वो इंटरनल वायरिंग का वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने इंटरनल वायरिंग के रूल्स को समझा रखा है, सिंगल लाइन डायग्राम बनाना समझा रखा है, वायरिंग प्लान बनाना समझा रखा है, और दूसरी चीज ये भी समझा रखा है कि इंटरनल वायरिंग क्या होती है। इंटरनल वायरिंग से रिलेटेड 4 वीडियो और हैं ऑलरेडी, लिंक उन चारों वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आप सीधे ही न्यूमेरिकल देखने आ गए तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो देख के आओ, क्योंकि रूल्स का तो जरूर देख के आओ, रूल्स का और इंटरनल वायरिंग के इंट्रोडक्शन का, वो 2 वीडियो जरूर देख के आओ। उसमें क्या होता है कि अगर आप वो वीडियो देख कर नहीं आओगे और सीधा ये वीडियो देखने आ जाओगे तो आप कैसे पता लगा पाओगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। एक्चुअली टॉपिक इतना बड़ा होता है कि अगर आप ये सोचते हो कि हम तो एक ही टॉपिक में ये न्यूमेरिकल के अंदर सब कुछ सीख जाएंगे तो वो आप वहम में है, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल के केवल न्यूमेरिकल अगर सीधा आप करने आ गए तो आप कभी भी पूरी चीज को नहीं समझ पाएंगे, ध्यान रखें। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले जाके आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक जरूर देख लो, क्योंकि आप तब तक इस चीज को अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे भैया, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको इस वायरिंग प्लान में ये करना पड़ेगा। ये मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन खत्म हो गया, वो तो मैं करके दिखाऊंगा डिटेल में भी, उसका पूरा सॉल्यूशन कैसे कैसे करते हैं प्रॉपर वे में करके दिखाऊंगा। बता रहा हूँ एग्जाम्पल कि ये ही है इसका आंसर 5 नंबर में। दूसरी चीज दूसरा क्वेश्चन पूछा है हमसे
कि तार की कुल लंबाई की कैलकुलेशन करो कि इस पूरी वायरिंग में जितना तार खर्च हो रहा है, जितना वायर खर्च हो रहा है, वो आपको बताना है कि कितना वायर खर्च हुआ, कितने मीटर वायर में लेके आना पड़ेगा। तो बस उसको कैलकुलेशन करने के लिए पहले हम सिंगल लाइन डायग्राम बना लेते हैं, और जब हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं तो बहुत ईजी पड़ जाता है हमें कैलकुलेशन करना। ठीक है, वो मैं आपको करके दिखा दूंगा अभी, जब सॉल्यूशन करूंगा तो। एक थर्ड क्वेश्चन भी है इसका, चलिए मैं उसको भी उतार ही लेता हूँ। ये मेरे पास पेपर है जो लास्ट ईयर आया था, किसी बच्चे से लिया था मैंने, तो लास्ट ईयर यही पेपर आया था। तो इस थर्ड क्वेश्चन को भी मैं उतार ही लेता हूँ। ठीक है, चलिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें लिखा है कि कंड्यूट पाइप, भूमिगत कंड्यूट यानी कि कंसील्ड, जो दीवार के अंदर होती है, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग के लिए पूरे सामान की कीमत सहित लिस्ट बनानी है, और लिखा है कि मेन स्विच की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सप्लाई दूसरे कमरे से आ रही है, सप्लाई साथ के कमरे से आ रही है। बस, तो ये थे ये पूरा क्वेश्चन था, 10 नंबर में आया था, जिसमें से आपको 3 में से केवल कोई भी 2 करने थे, कोई भी 2। तो सबसे बढ़िया तरीका तो यही कि आप ऊपर के 2 करो, सबसे बढ़िया तरीका है। क्योंकि अगर आप इसको चूज करते हो तो इसको तो जरूर करना पड़ेगा, समझे नहीं? आप खुद सोच कर देखो क्या लिखा है इसमें। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है कि कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग में लगने वाले मटेरियल्स की कीमत सहित लिस्ट बनानी है। उसमें यह बताना है कि क्या क्या मटेरियल लगेगा और उसका कितना कितना प्राइस है, सब बताना है। तो आप खुद सोच के देखो कि अगर आप इस लिस्ट को बनाओगे तो उसमें इस वायर को तो लिखना पड़ेगा ना, ये तो जरूर, जब आप ये लिस्ट बनाओगे तो ये तो जरूर लिखना पड़ेगा ना कि कितना वायर चाहिए। कैलकुलेशन तो इसकी तब भी करनी पड़ी। मैं समझ रहा क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अभी आप सोच के देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो। कि अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कौन से 2 चूज करें, मैं तो चाहता हूं कि आपको तीनों के तीनों आने चाहिए, ठीक है? और मैं तीनों के तीनों आपको करा दूंगा, गारंटी है, ठीक है? तो लेकिन अगर आप इस थर्ड वाले को चूज करते हो तब भी तो आपको तार की लंबाई पता करनी पड़ेगी ना, और जब तार की लंबाई पता करनी ही है तो क्यों ना ऊपर के 2 कर लो, क्योंकि ये तो आप वायरिंग प्लान बना दिया, ये तो अलग चीजों की वायरिंग प्लान बना दिया। उसके बाद जब मटेरियल्स की लिस्ट बनाओगे, तो उस मटेरियल्स की लिस्ट में वायर तो जरूर पता करना पड़ेगा ना, कितना वायर लेके आना है। और जब ये पता करना ही है कि कितना वायर लेके आना है तो काय को इस क्वेश्चन को चूज करना है, इसको करो, ठीक है ना? लेकिन आपको मैं तीनों कराऊंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करो। मैं केवल आपको बता रहा था माइंड रिलीफ के लिए, क्योंकि एग्जाम में ना अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें क्या, ठीक है ना? दूसरी चीज, बहुत जल्दी मेरा एक ऐसा वीडियो आएगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि आप एग्जाम में अपने आंसर को किस हिसाब से लिखना है, ठीक है? बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन आप पता है आप लोग ज्यादा हड़बड़ी ना करेंगे। अभी अगर एग्जाम चाहे कभी भी हो, अप्रैल चल रहा है, एग्जाम कभी भी हो चाहे, कम से कम जून में तो जरूर होंगे। हमेशा की तरह लास्ट ईयर भी जून में हुए थे, उससे लास्ट ईयर भी जून में हुए थे। हर बार जब जून में ही एग्जाम होते हैं
तो आप बिल्कुल चिंता ना करो, कम से कम अप्रोक्सीमेट 2 मंथ्स हैं आपके पास। तो आप डरो मत और हड़बड़ी मत करो, बिल्कुल भी आराम से पढ़ के चलो, चीजों को समझ के चलो, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई कि इसमें रट नहीं सकते आप सोच रहे हो कि मैं इसमें रट के पास हो जाऊंगी, तो गलत फहमी में है आप, क्योंकि कभी भी सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं पता कि एग्जाम में वो एग्जामिनर आपसे क्या पूछ ले, ठीक है ना। तो चलिए फिर, तो रटने की कोशिश ना करो, आपके पास टाइम बहुत है यार, अब बिल्कुल परेशान ना हो, टाइम बहुत है, पढ़ के चलो प्रॉपर वे में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत टाइम है तो आप छोड़ देंगे, पढ़ के कंटिन्यू रेगुलरली पढ़ो, रेगुलरली, लेकिन पैनिक ना हो और डरो भी मत, सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करो, ठीक है। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। क्या लिखा है कि कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग के लिए पूरे सामान की कीमत सहित लिस्ट बनाओ, उनका रेट क्या क्या है, प्राइस कितना बैठेगा, वो सब लिस्ट बनानी है। अगली चीज कि मेन स्विच की आवश्यकता नहीं है। अब आप सुनो कि मेन स्विच होता क्या है। मेन स्विच वो होता है जो आप अपने घर में सबसे शुरू में लगाते हैं, जिसको अगर हमने बंद कर दिया, ऑफ कर दिया तो वो सारे घर की सप्लाई को ऑफ कर देगा। पहले क्या होता था कि वो हत्ती वाले आते थे, ऐसा हत्ती होती थी, हत्ती उठाते थे या हत्ती गिराते थे या ऐसे करते थे, हत्ती इधर को या हत्ती इधर को करते थे हैंडल उसका। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, चीजें बदल रही हैं, और अब क्या हो गया है कि मेन स्विच जो है वो एमसीबी की तरह ही दिखने वाले आने लग गए। आपके घर में जब आप गेट से एंट्री करते हो तो एमसीबी बॉक्स होता है एक, आई डोंट थिंक आप में से किसी ने वो नहीं देखा हो, सभी ने देखा होगा, हर एक के घर में होता है। अगर आपने वायरिंग करा रखी है तो हर एक के घर में एक एमसीबी बॉक्स होता है, इसमें कई सारी एमसीबी लगी होती है। मैं बता रहा था कि आपको मेन स्विच, तो एमसीबी बॉक्स के बारे में बात कर रहे थे, वो जो रेड कलर की एमसीबी होती है ना, उसी को मेन स्विच आजकल यूज करने लग गए। आप, मुझे लगता नहीं आप में से किसी एक के घर में भी ऐसा हो कि वो रेड कलर की एमसीबी ना हो। आप कभी जाके ना अपने घर का एमसीबी बॉक्स खोल के देखना, केवल उसमें ढक्कन लगा होता है उसमें ढक्कन लगा होता है, आपको केवल वो ढक्कन ओपन करके देखना है, दूर से टच नहीं करना किसी चीज को प्लीज, क्योंकि प्रिकॉशन लेनी चाहिए हमेशा इलेक्ट्रिसिटी में। तो वो जो ढक्कन लगा होता है, ऐसे करके बॉक्स होता है एक ऐसे, इस बॉक्स में यहाँ एक ढक्कन होता है, इसमें उंगली लगाते हैं, इसको खोल लेते हैं ऐसे करके, फिर वहाँ पे देखना कई सारी एमसीबी लगी होती हैं, ऐसे कई सारी लगी होती है, नीली हो सकती हैं या सफेद हो सकती हैं या किसी और कलर की हो सकती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ पे ना एक रेड कलर की एमसीबी भी होती है, बस उसी का यूज आजकल मेन स्विच की तरह करने लग गए। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि यहाँ मेन स्विच की आवश्यकता नहीं है, तब तो क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है, क्योंकि आप खुद सोच के देखो कि उन्होंने कहा कि यहाँ मेन स्विच की रिक्वायरमेंट ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ हमें केबल और केबल एक उस अकेले कमरे की ही वायरिंग करनी है, बस। कितना आसान क्वेश्चन है, हमें केवल उस अकेले कमरे की वायरिंग करनी है, स्विच बोर्ड लगाना है, बल्ब लगाना है, ट्यूबलाइट लगानी है, पंखा लगाना है और सॉकेट लगाना है, बस, और काम खत्म। इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन थे, उन 3 में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैं तो चाहूंगा कि आप थर्ड वाला क्वेश्चन चूज ना करें, थर्ड वाला चूज करते हैं तब भी ऊपर के दोनों करने पड़ते हैं वो, ठीक है ना। चलिए करते हैं शुरू, है ना। तो क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था कि वायरिंग प्लान तैयार करना था, वायरिंग प्लान। चलिए वायरिंग प्लान के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूँ। आप अगर इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर जिसमें भी आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में लेकिन आप जरूर एक सब्जेक्ट पढ़ के आए होंगे, उसका नाम होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। पढ़ के आए ना सभी लोग, वहां पर एक वर्ड सुना होगा टॉप व्यू, सुना था ना, टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू। हम केवल टॉप व्यू की बात कर रहे हैं, बस उस टॉप व्यू को ही प्लान कहते हैं। प्लान इज द टॉप व्यू ऑफ एनीथिंग। किसी भी स्ट्रक्चर के, किसी भी बिल्डिंग, किसी रूम या एनीथिंग, कुछ और चीजों, किसी भी स्ट्रक्चर के टॉप व्यू को प्लान कहा जाता है। वायरिंग प्लान मतलब जिस तरीके से वायरिंग की गई है उसका टॉप व्यू क्या है, यानी कि वायरिंग का टॉप व्यू वायरिंग प्लान कहलाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। और गाइस एक बात मैं आपको बताता हूं यहाँ पे,
कि आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट के इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड फर्स्ट ईयर व्हाटएवर आप कोई भी सब्जेक्ट के अगर आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिएगा और हमारा ईमेल आईडी है पॉलिटेक्निक स्टडी 2019@gmail.com। पॉलिटेक्निक स्टडी 2019@gmail.com। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको हर एक डाउट को दूर कर दूं, हर एक संख्या का समाधान कर दूं। तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आपके मन में रहता है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, स्पेशली केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर कोई भी सब्जेक्ट है उसको लेकर अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो प्लीज हमें भेजें, मैं पक्का उसका समाधान करके दूंगा आपको। ठीक है, कोई भी डाउट है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप केवल EEE की बात कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट होता है तो आप मुझे भेजें, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को दूर करने की। ठीक है गाइस, और सबसे जरूरी चीज कि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तब तो आपको जरूर ही ईमेल करना पड़ेगा पीडीएफ नोट्स के लिए। पीडीएफ नोट्स के लिए यहाँ हमें ईमेल कीजिए आप। ठीक, चलिए दूसरी चीज कि सोशल प्लेटफॉर्म पे हमको फॉलो कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पे हम पॉलिटेक्निक स्टडी से ही हैं। ठीक है गाइस, चलिए करते हैं वायरिंग प्लान रेडी करते हैं आपके लिए, क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, बहुत आसान है यार। वायरिंग प्लान को रेडी करने के लिए पहले हमें उस रूम का प्लान यानी कि टॉप व्यू बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसमें वायरिंग करेंगे। तो रूम का पहले प्लान बना लेते हैं। रूम क्या था हमारे पास, आपको अगर याद हो क्वेश्चन में, तो रूम कुछ ये था, अगर क्वेश्चन में याद हो तो 5 मीटर और 4 मीटर का रूम था। फिलहाल हमें उसकी छत कितनी ऊंची है वो तब रिक्वायर होगी जब उसमें तार की कैलकुलेशन करेंगे। वायरिंग प्लान में अभी हमें छत की ऊंचाई का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए मैंने अजप्शन को भी नहीं लिया है यहाँ पे। अजप्शन में अगले स्टेप में लूंगा जहां मुझे रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ के चलो। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास 3 या 4 कमरों का होता, 2 कमरों का होता, पूरे घर का होता, तो हम सबसे पहले अजप्शन लेते, फिर करंट निकालते, फिर सर्किट का पता करते, फिर मेन स्विच का पता करते, फिर डीवी का पता करते, फिर वायरिंग प्लान बनाते, फिर सिंगल लाइन डायग्राम बनाते, फिर कैलकुलेशन करते कंड्यूट की और वायर की, फिर लिस्ट बनाते और क्वेश्चन खत्म कर देते ऐसा करते क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, केवल एक कमरे का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं खुद से नहीं करा रहा हूँ, आप ही के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है अभी 2019 में। ठीक है, दूसरी चीज ये गाइस कि आप परेशान ना हो, जहां तक मुझे लगता है कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एग्जाम में कभी भी, लेकिन हाँ प्रैक्टिस आपको बड़ी की भी रखनी पड़ती है, क्योंकि एग्जामिनर के मूड का नहीं पता किसने पेपर बनाया कैसा बनाया है। लेकिन हमेशा क्वेश्चन ज्यादातर मैंने आज तक देखा गया है, देखने में आया है कि क्वेश्चन ज्यादातर केवल एक ही पूछा जाता है, एक कमरे का या एक हॉल का। ठीक है ना, तो फिलहाल हम एक कमरे के क्वेश्चन को तो कर ही रहे, एक हॉल का भी ऐसे होता है सेम। चलिए करते हैं शुरू। ये बन गया कमरा, ये हो गया आपका 5 मीटर, ये हो गया आपका 4 मीटर। आई होप कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ये बन गया है दरवाजा जो कि 1 मीटर का है। अच्छा, ये 1 मीटर कहां से आया, ये कुछ सा मानना होता है हमें, दरवाजे हमेशा 1 मीटर के मानना, हमेशा केवल 1 मीटर का दरवाजा। ओके गाइस, कितने का, 1 मीटर का दरवाजा हमेशा रहेगा। तो दिख रहा है ना साफ साफ बोर्ड पे, ये डार्क करना पड़ेगा, अगर नहीं दिख रहा हो तो डार्क करूँ। आई होप कि दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए फिर डार्क नहीं कर रहा हूँ मैं इसको, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रही होंगी ये चीज सारी की सारी जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि ये कमरा है हमारे पास। अब जब हमारे पास प्लान मिल जाता है, अब जिस चीज की जरूरत होती है वो होते हैं रूल्स। और गाइस ठीक, ये सबसे अच्छी बात आई, रूल्स। रूल्स किसके लिए, रूल्स वायरिंग के लिए।
हमको वायरिंग के रूल्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। हमको अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग वायरिंग करनी होती है। हर चीज़ का अलग रूल होता है कि कहाँ पे स्विच बोर्ड लगाना है, कितनी ऊंचाई पर, कहाँ पे HR रखना है, कहाँ पे VR रखना है, और ये HR क्या होता है, VR क्या होता है, ये सब चीज़ें समझने के लिए आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ रूल्स वाले वीडियो पे क्लिक करो। डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने लिखा है उसमें 4 रूल्स फॉर इंटरनल वायरिंग रूल्स, ये वाला वीडियो है। तो आप 4 इंटरनल वायरिंग रूल्स वाले वीडियो पे जाओ और उसको पहले देख के आओ, वरना इसको मत देखो, आप कोई फायदा नहीं आपके देखने का। आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा जब तक कि आपको रूल्स नहीं पढ़ लेते हो। तो एक बार जाओ यार, वो रूल्स वाला वीडियो देख के आओ। पता है क्या होता है कि आप कभी भी बिना रूल्स के तो कोई चीज़ नहीं कर सकते ना। हर चीज़ को करने का एक कायदा होता है, नियम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी बाइक सीख रहे हैं स्टार्टिंग में, तो जब आप बाइक सीखते हैं तो बाइक का भी एक तरीका है ना चलाने का, कि पहले क्लच दबाएंगे, फिर गियर डालेंगे, फिर एक्सेलरेट करेंगे, फिर क्लच छोड़ेंगे, फिर अगर जरूरत पड़ने पर ब्रेक दबाएंगे। ये तो है नहीं कि आप स्टार्टिंग में ब्रेक दबा लेंगे तो फिर बाइक चलेगी कैसे। तो रूल्स बहुत जरूरी है, रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है, स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि रूल्स क्या है, स्टेप्स क्या है, और कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में। जाओ डिस्क्रिप्शन में देखो, पहले रूल्स का वीडियो देख के आओ, इसको यहीं पॉज करके जाओ, बाद में यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। पता है इतना अच्छा फायदा है आपके लिए कि ये कोई लाइव क्लास नहीं है, आराम से वीडियो है, आप जब मन करे तब देख सकते हो। घर पे बैठे बैठे प्लेटफॉर्म इतना अच्छा मिल रहा है यार, अगर आप तब भी रेस्पॉन्स ना दे तो क्या फायदा, फिर आप कुछ सोच के देखो क्या करेंगे आप। ऐसे थोड़ी ना होता है, आप पढ़ो भाई, एग्जाम को इतना दूर भी नहीं है, इतना पास नहीं है तो इतना दूर भी नहीं है, कंटिन्यू बनाए रखनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये कि आप अगर सोचते हो कि आप इस सब्जेक्ट को रट लोगे ना, सबसे बड़े वहम में हैं आप। इस सब्जेक्ट को रट के कभी कोई पास नहीं हुआ, समझ के पास हुआ है कोई। इस सब्जेक्ट को रट के कभी कोई पास नहीं होता। हर जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप कभी इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। और अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो मुझे नहीं लगता कि आपको रटने की भी जरूरत पड़ेगी कभी। एक और चीज को समझ लो बस, गारंटेड आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले वो रूल्स वाला वीडियो देखो जाओ, उसके बाद इधर आना। बाकी जिन लोगों को रूल्स पता है उनके लिए हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो जो ऐसा नहीं कि मैं सारे रूल्स इस क्वेश्चन के साथ डिफाइन नहीं कर सकता, सारे रूल्स, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड 1-2 रूल्स जरूर बता के चलूंगा, लेकिन सारे रूल्स डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपको पूरे रूल्स का वीडियो देख के आओ। चलिए, तो हमको जो लगाना है वो स्विच बोर्ड लगाना है। अब हमको इस कमरे में जो लगाना है वो स्विच बोर्ड लगाना है। क्या क्या लगाना है पहले वो लिख लेते हैं। हमें एक स्विच बोर्ड लगाना है, हमें एक बल्ब लगाना है, एक ट्यूब लाइट लगानी, एक फैन लगाना है, एक सॉकेट लगाना है। बस जैसे ही हमारी ये चीजें लग जाएंगी हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ये 5 नंबर का ऑफ। ठीक है, चलिए। और ज़्यादा टाइम आपका नहीं मिलेगा, मुश्किल से मुश्किल इस वायरिंग प्लान को रेडी करने में 5 मिनट लगेंगे। उसके बाद उस वायर की कैलकुलेशन करने तक में मैक्सिमम 5 मिनट, उसके बाद उस लिस्ट को प्रिपेयर करने में मैक्सिमम 10 मिनट। तो मैक्सिमम आपके 20 मिनट का क्वेश्चन और बच जाएगा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करो, वीडियो को ना बिना पता वीडियो को भी आप स्किप मत किया करो यार। अगर आपको कोई बात बता भी रहा हूँ ना तब भी आप वीडियो को स्किप ना करो। काम की बात है, आपके पूरे वीडियो में एक भी वर्ड में ऐसा नहीं होता जो आपके काम का ना हो। मेरी खुद की कोशिश रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी आपको वो चीज़ बता दूँ जो आपको बताने हैं। लेकिन अगर आप इतना फास्ट सीखने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ये कोई टेक्निक नहीं है, शॉर्टकट नहीं है कि हम आपको शॉर्टकट से सीधा पहुँचा कर ऊपर पहुँचा देंगे। प्रॉपर वे में करना पड़ता है चीज़ें, ठीक है ना। आप कोई चिंता ना करो, बने रहो, बस आप वीडियो पूरा देखो, गारंटेड आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको मैं इस सब्जेक्ट को ऐसा करा दूंगा, अगर आप अभी 2nd ईयर में हैं तो 3rd ईयर तक पहुँचते पहुँचते आप खुद 3rd ईयर वालों को पढ़ाने लग जाओगे, गारंटेड। बाकी स्कूल के बच्चों को पढ़ने लगोगे आप पक्का, ठीक है। या आपकी क्लास के उन बच्चों ने जो वीडियो नहीं देख रहे हैं वो आप सबको पढ़ा पाओगे। और अभी भी ऐसा होता है, पढ़ाए हुए स्टूडेंट ही कुछ दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमको लगाना है स्विच बोर्ड। देखिए 1 मीटर का दरवाजा लग गया। स्विच बोर्ड को लगाने का एक रूल है, और वो रूल क्या कहता है, वो रूल ये कहता है कि स्विच बोर्ड जो है वो दरवाजे से 0.5 मीटर का डिस्टेंस पे लगता है, साइड में।
जैसे दरवाजा अगर मान लीजिए ये इतना दरवाजा है इतना, तो 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे इधर को लगेगा स्विच बोर्ड, ऐसा लगता है स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड लगता है दरवाजे से 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे। अब आप खुद से सोच कर देखो कि दरवाजा तो ये, अगर ये दरवाजा है यहाँ पे, तो ये इस तरफ को ही खुलेगा ना, ऐसे जब हम इसको खोलेंगे तो ऐसे पीछे को दीवार की तरफ को जाएगा ना, तो हमको स्विच बोर्ड कहाँ लगाना पड़ेगा, इस तरफ लगाना पड़ेगा। ठीक, चलिए फिर समझ में आई बात क्या बोला मैंने। रूल क्या, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे रूल्स कहते हैं। रूल्स कौन से वाले रूल्स हैं? वो IE रूल्स। IE रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करते हैं, हम खुद से कभी कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ IE रूल्स के अकॉर्डिंग ही होता है। IE रूल्स का मतलब होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, भारतीय विद्युत नियम। फिर से सुन लो, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, भारतीय विद्युत नियम। और गाइस पिछली ही बार EEE फर्स्ट में ही आपको एक क्वेश्चन आया था, और मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं वो क्वेश्चन क्या था। वो क्वेश्चन ये था कि रूल्स को बताना था, ये था कि कंड्यूट वायरिंग में यूज होने वाले मटेरियल्स की लिस्ट बनानी होती थी कि क्या क्या मटेरियल यूज होता है। दूसरा ये कहा था क्वेश्चन में कि एक वायरिंग का टेस्टिंग करते समय किन किन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स का यूज किया जाता है, उनको बताना था। और पूरे 4 नंबर में एक क्वेश्चन है आपके यहाँ पर साफ साफ। क्या है कि एक वायरिंग का मतलब वायरिंग, एक अच्छी वायरिंग की गई है या नहीं की गई है, उसकी टेस्टिंग करने के लिए आप कौन कौन से रूल्स फॉलो करेंगे, पूरे 4 नंबर में। और रूल्स का वीडियो अलग से डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वायरिंग में लगने वाले मटेरियल का वीडियो अलग से डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कम से कम 50 में से 20 नंबर का आपका इंटरनल वायरिंग है। अब तब भी अगर ना पढ़ो तो क्या फायदा है। अगर आप केवल ये इंटरनल वायरिंग भी पढ़ के गए तब भी आप पास हो जाएंगे, लेकिन आप पास होने पर नजर मत रखो, नजर रखो हमेशा ऊपर। ठीक है, ऊपर होता छत पे नहीं, 50 पे। चलिए फिर, तो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार। रूल्स खुद, रूल्स के बिना न्यूमेरिकल नहीं होता, और रूल्स के क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जाम में, पिछली बार पूछा गया है दिसंबर में। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो क्या है कि स्विच बोर्ड लगाना है, और स्विच बोर्ड को लगाने का रूल क्या है कि दरवाजे से 0.5 मीटर लगता है। चलिए फिर, यहाँ पे दरवाजा है, यहाँ से 0.5 मीटर यहाँ पे आ गए हम, और ये हमने स्विच बोर्ड लगा दिया। इसको मैं SB लिख रहा हूँ, SB मतलब स्विच बोर्ड। समझ में आया बच्चा? नहीं क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? 0.5 मीटर, ठीक है, 0.5 मीटर के डिस्टेंस में मैंने स्विच बोर्ड लगाया। अब देखो ये पूरी जगह कितनी थी बच्चे, ये पूरी जगह है हमारे पास 5 मीटर, जिसमें से 1 मीटर और आधा मीटर हम कंजप्ट कर चुके या खर्च कर चुके या यूज कर चुके। बची कितनी है हमारे पास? 5 माइनस 1.5, 3.5 मीटर जगह बची है। 3.5 मीटर जगह अभी बची है। अब हमको एक तो लगाना है बल्ब, एक लगानी है ट्यूबलाइट, एक लगाना है पंखा, एक लगाना है सॉकेट। आपके पास 2 तरीके हैं, देखोगे, या तो आप बल्ब इस तरफ लगा दो और ट्यूबलाइट इस तरफ लगा दो। दूसरा तरीका, आप बल्ब यहीं लगा दो, ट्यूबलाइट यहां लगा दो। तीसरा तरीका, आप कैसे भी लगा सकते हो, कहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहूंगा कि आप बल्ब यहां लगाएं और ट्यूबलाइट यहां लगाएं, और आप भी इसी रूल्स को फॉलो किया करना, क्योंकि इस तरफ जो है वो दरवाजे की रोशनी पड़ सकती है। जो बाहर का एरिया होगा वहां भी तो कोई ना कोई लाइट जल रही होगी, तो जब दरवाजा खुलेगा तो इस तरफ जो है दरवाजे की रोशनी पड़ सकती है, या इस तरफ हो सकता है विंडो भी हो। लेकिन अभी जब तक ऐसा कुछ क्लैरिफाई हमको नहीं करके दिया है तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो आप कोशिश करो कि आप एक बल्ब यहाँ लगाओ, ट्यूबलाइट को यहाँ लगाओ, और बल्ब जब भी लगेगा वो पूरी दीवार के बिल्कुल बीच में लगेगा। मतलब जैसे दीवार अगर 5 मीटर चौड़ी है तो वो 2.5 मीटर पे लगेगा। और वो लगता कहाँ है? बल्ब को लगाने का भी रूल है, बल्ब लगता है HR पे। अब ये HR क्या होता है?
एचआर होती है जो छत के नीचे अपने देखिए कभी जाती है पट्टी टाइप की, उसको एचआर बोलते हैं। ऐसे करके जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे स्विच बोर्ड ये लगा है, ऐसे मान लीजिए कि ये हमारा स्विच बोर्ड लगा है, इस स्विच बोर्ड के ऊपर को निकलते हुए देखिए ऐसे करके पट्टी जाती है, फिर वो ऐसे मुड़ जाती है या ऐसे मुड़ जाती है, बस इस चीज को एचआर बोलते हैं। ऐसे जो मुड़ती है वो, समझ में आई बात नहीं? एक बार थोड़ा कोशिश करता हूँ आपको डायग्राम बना के दिखाने की। ये इस हिस्से को बोलते हैं एचआर। अगर ये स्विच बोर्ड लगा है, ये लगा है स्विच बोर्ड, यहाँ से निकलती है पट्टी, वो इसको बोलते हैं एचआर। ये होता है एचआर, ठीक है ना? तो जो बल्ब लगेगा ना वो यहीं कहीं लगता है हमेशा। यहाँ लगा दो बल्ब आप, यहाँ लगा दो बल्ब, या फिर यहाँ लगा दो बल्ब, ठीक है? तो बल्ब जो लगेगा वो यहीं पे कहीं पे लगेगा। तो हमको लगाना कहाँ पे है? 2.5 मीटर पे लगाना है। देखो भी 2.5 मीटर कैसे पता लगाएंगे? 1 मीटर ये वाला खत्म, आधा मीटर ये वाला खत्म। अब अगर हम 1 मीटर और चल जाएं और बल्ब लगा दें तो वो आधे में होगा कि नहीं होगा? बस वही काम मैं करने वाला हूँ कि अब हम यहाँ से 1 मीटर और चलेंगे, 1 मीटर, और यहाँ पे बल्ब लगा देंगे और ये बल्ब हमारा बिल्कुल आधे में होगा। और दैट्स ऑल। बोर्ड पे आपको क्लियर दिख रहा है? आवाज साफ आ रही है? कोई भी आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की आपको शंका हो, या आपको लग रहा है कि आपको बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख पा रहा, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि आपको बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ताकि मैं अगली वीडियो में अपनी उस कमी को सुधारने की कोशिश करूं। ठीक है ना? चलिए, अब बल्ब में स्विच बोर्ड से तो सप्लाई जाएगी, ऐसे करके ये स्विच बोर्ड से सप्लाई, ठीक है? अब हमको लगानी है ट्यूबलाइट। बल्ब लग गया, स्विच बोर्ड लगा, बल्ब भी लग गया, अब लगानी है ट्यूबलाइट। मैंने आपको बताया कि ट्यूबलाइट आप यहाँ लगाओ, बिल्कुल बीच में दीवार के। तो ये दीवार 4 मीटर है, तो ट्यूबलाइट कितने में लगेगी? ट्यूबलाइट लगेगी 2 मीटर पे। ऐसे करके यहाँ पे ये हो जाएगा 2 मीटर, और ये लग गई आपकी। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, जैसे ये मैंने क्रॉस बनाया, क्रॉस ये होता है बल्ब का सिंबल। ये जो क्रॉस बनाया मैंने, ये इलेक्ट्रिकल बल्ब का सिंबल होता है। ये जो ऐसे बनाया है, ये जो बनाया है ये चीज, ये ट्यूबलाइट का सिंबल होता है, ट्यूबलाइट का सिंबल, ठीक है? ये होता है आपका ट्यूबलाइट का सिंबल। अब ये सिंबल आपको और अच्छे से डिटेल में समझना है। और दूसरी बात, ये सेकंड ईयर वालों, अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो, कि अकेले सिंबल्स आपको 10 नंबर में आएंगे, 50 में से 10 नंबर में केवल सिंबल्स आएंगे। सिंबल्स का वीडियो अलग है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। पता है, एक आपको मैं बात बताता हूँ कि आप ना प्लेलिस्ट सुना है? जब आप वीडियो देखते हो, तो जैसे आप हमारे चैनल पे क्लिक करोगे, ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ आएगा। आप एक बार ना प्लेलिस्ट पे चेक जरूर कर लेना। प्लेलिस्ट में चेक करो, EWD फर्स्ट का सारा चैप्टर वाइज डाल रखा है मैंने, चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, एवरीथिंग। क्यों ना वहां से पढ़ो, इसी चैनल पे, ठीक है ना? चलिए, बल्ब लग गया, ट्यूबलाइट लग गई। अब सप्लाई को ये तो नहीं कैसे दे दोगे आप? यहीं से जाएगी दीवार के सहारे, ये ऐसे और फिर ये ऐसे, और ये सप्लाई चलेगी, ठीक है? इतनी बात समझ में आई आपको? यहां से स्विच बोर्ड से बल्ब लगा, बल्ब से फिर ट्यूबलाइट लगी, ट्यूबलाइट लग गई। अब आती है पंखा लगने की बात। पंखा लगता है बिल्कुल पूरे कमरे के बीच में, यानी कि ये 5 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो ऐसे करके 2.5 मीटर पे लगेगा, और ऐसे करके 2 मीटर पे पंखा लगेगा यहाँ पर, और ये पंखे का सिंबल होता है। ध्यान रखो, जब हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं तो सिंबॉलिक फॉर्म में करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में करते हैं सब कुछ, ठीक है ना? तो ये लग गया पंखा, पंखे को सप्लाई दे दो, ट्यूबलाइट का पंखा लगा दीजिए। ये लो, इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ऐसे कैसे भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। ये लो, सही है? पंखा भी लग गया, ट्यूबलाइट भी लग गई, बल्ब भी लग गया। क्या बचा है अब? सॉकेट। सॉकेट वही होता है जहां अपना चार्जर वगैरह लगाते हो, कोई भी प्लग लगाते हो, सॉकेट होता है। सॉकेट को लगाने का भी रूल है, और सॉकेट को लगाने का रूल ये है कि सॉकेट को हमेशा स्विच बोर्ड पर ही लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? सॉकेट को हमेशा स्विच बोर्ड पर ही लगाया जाता है। आई थिंक आप सभी के घर में आपने देखा होगा, तो सॉकेट अगर एक कमरे में केवल एक ही सॉकेट है तो वो वहीं लगा होता है जहां से सब चीज चल रही होती है, जहां पंखे का स्विच होता है, जहां
लाइट का स्विच होता है, वहीं पे बराबर में एक सॉकेट भी लगा रहता है। आई थिंक आप सभी, अगर केवल एक ही है तो, अगर एक से ज़्यादा है तो कहीं अलग अलग लगे होते हैं। अगर केवल एक ही सॉकेट है तो वो स्विच बोर्ड पर ही लगाया जाता है, ठीक है। और सॉकेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है गाइस, ये होता है सॉकेट का सिंबल, 5 एम्पियर के सॉकेट का सिंबल होता है। तो मैं इसमें 5 एम्पियर के सॉकेट लगा रहा हूँ, ये देखिए, ये और ये और ये, सही है। ये सॉकेट भी लग गया, ट्यूबलाइट लग गई, पंखा लग गया, बल्ब लग गया। डिस्टेंस को एक बार मेंशन कर लेता हूँ, आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए। वैसे तो वायरिंग प्लान में डिस्टेंस को मेंशन करना जरूरी नहीं होता है, तब भी मैंने डिस्टेंस को मेंशन कर दिया है, ठीक है। वायरिंग प्लान में डिस्टेंस को मेंशन करना कंपलसरी नहीं है। वायरिंग प्लान में केवल ये चीज़ देखनी होती है बस, कि आपने कहाँ बल्ब लगाया है, कहाँ पंखा लगाया है, और कहाँ ये विंडो नहीं थी, कहाँ क्या लगाया है, बस केवल ये देखना होता है। ये जो मैंने अभी बनाया ना ये चीज़, इसी को वायरिंग प्लान बोलते हैं। पूरे 5 नंबर का है ये, इसी क्वेश्चन में आपके, इतना छोटा सा था। पता है आपको लग रहा है कि सबने तो इतनी देर में बना के दिया हमको ये, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसीलिए देर में बना के दिया है। वरना तो इसको मुझे बनाना होता, मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 1 मिनट लगता है इसको बनाने में, 1 मिनट मैक्सिमम, और ये तैयार हो जाता। समझ में बात आपके, आपको उसमें समझाना चाह रहा हूँ इसलिए 10 मिनट लग गए, ठीक है। चलिए, अगर वायरिंग प्लान रेडी हो गया हो तो दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि था वायर की कैलकुलेशन का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पेपर में आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, आप उसे पीडीएफ ले लेना पेपर का। उसके बाद ये आपकी बुक अगर आपके पास है, आपकी बुक में पीछे होगा ये क्वेश्चन, लास्ट ईयर आया था, क्वेश्चन नंबर था ये लास्ट ईयर, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, वायरिंग का था ये। ओके गाइस, समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे कैसे हुआ है। ये वायरिंग प्लान है। वायरिंग प्लान का मतलब सब मटेरियल्स की स्थिति दर्शाना, कहाँ कहाँ लगा रखे हैं सब कुछ में वो दिखाना होता है वायरिंग प्लान में। स्विच बोर्ड लग गया, बल्ब लग गया, ट्यूबलाइट लग गई, पंखा लग गया, सॉकेट लग गया, सब कुछ तो लग गया जो दिया था, सही है ना। और आपका नंबर भी लग गया अच्छा खासा एग्जाम में। फिर अगर आप ये सब कुछ लगा लेते हैं तो आपके नंबर भी अच्छे खासे लगेंगे। अगर आप ये सब कुछ नहीं लगा पाते हैं तो आपके नंबर भी अच्छे खासे नहीं लगेंगे। ओके भैया, कोशिश ये करो कि आप दूसरों को पढ़ा सको, और आप इस चैनल की सारी वीडियो देख लो, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप दूसरे लोगों को क्वेश्चन ना करा दो एग्जाम से पहले पहले तो करा देना, ठीक है। बस आप साथ हमारे बने रहो कंटिन्यू। दूसरा करते हैं अब हम वायर की लंबाई, जो वायर हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी लंबाई है। देखिए, उसकी लंबाई को पता करने के लिए पहले एक काम जरूर करना होता है हमें बस, और वो है सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम का मतलब होता है जो जो हमने वायरिंग प्लान में बनाया था उस वायरिंग प्लान को ही सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन में दर्शाते हैं। केवल एक ही लाइन पे दर्शाया जाता है उस वायरिंग प्लान को। जो वायरिंग प्लान बनाया है अलग कुछ नहीं करना है, बस जो वायरिंग प्लान बनाया है उसमें आपको दर्शाना है लंबाई के साथ, और वायर भी बताना है कितने कितने वायर कहाँ कहाँ से गए, ये सब बताना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें लगाते हैं हम, चूंकि वैसे तो अगर ये पूरा क्वेश्चन होता वायरिंग का तो सबसे पहले इसमें हम मेन स्विच लगाते हैं। मेन स्विच पहले देखो फ्लो, मैं एक ब्लॉक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। पहले लगता है मेन स्विच, फिर लगता है डीबी, फिर डीबी से सप्लाई जाती है स्विच बोर्ड में, अलग अलग स्विच बोर्ड में बस। फिर स्विच बोर्ड से सप्लाई जाती है पॉइंट्स में। पॉइंट्स का मतलब जैसे पंखा, लाइट, ये सब, तो इसी क्रम में हमको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ ये तो मना कर दिया लगाने को, जब ये नहीं लगा तो ये भी नहीं लगेगा। कितने बचे? केवल ये दो। हमको सीधा स्विच बोर्ड लगाना है और पॉइंट्स में सप्लाई दे देनी है। आपको आवाज क्लियर आ पा रही है ना पूरी? बता देना, ठीक है, कमेंट करके कि आवाज पूरी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमको स्विच बोर्ड लगाना है और उन सभी पॉइंट्स में सप्लाई दे देनी है। लगाइए स्विच बोर्ड। फिर देखो स्विच बोर्ड अगर आप अपने कमरे में देखते हो, जब अपने कमरे में देखो ऐसे करके,
तो स्विच बोर्ड यहाँ कहीं लगा होता है और उसके ऊपर को पट्टी जा रही होती है इस तरीके से। अगर कभी देखा हो तो आपने, ऐसे होता है ना, इसका ही काम मैं करने वाला हूँ कि ये स्विच बोर्ड लग गया है और ये इसके ऊपर ऐसे करके आगे को चले जाएंगे। इससे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, बस 2-3 चीजें माननी पड़ेंगी, अजम्पशंस करने पड़ेंगे यहाँ पे। अजम्पशंस यहाँ हमें इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि गाइस क्या है कि अभी हमें यही नहीं पता है, हमको जो क्वेश्चन दिया था वैसे दिया था 5 मीटर इंटू 4 मीटर, लेकिन हाइट नहीं पता हमें, छत की हाइट नहीं पता। और छत की हाइट पता होना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विदाउट छत की हाइट पता किए हम कभी भी वायर की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो अब हमें अगर छत की हाइट नहीं पता है तो हम खुद से उसको मान लेंगे, और वो मानने का काम कहाँ होता है, सारा का सारा यहाँ होता है मानने का सारा काम। मानिए छत की ऊंचाई, हम छत की ऊंचाई हमेशा आप मानेंगे 3 मीटर या फिर 3.5 मीटर, 3 मीटर या फिर 3.5 मीटर। मैं यहाँ पर 3 मीटर मान रहा हूं, छत की ऊंचाई 3 मीटर है। दूसरी चीज, जब छत की ऊंचाई 3 मीटर होती है तो वायरिंग का जो HR होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, वायरिंग का HR हमेशा छत की ऊंचाई से 0.5 मीटर नीचे रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये किसी कमरे की पूरी दीवार है, ये यहाँ से ऐसे छत जा रही है, ये छत है ना, यहाँ तक दीवार है और उसके बाद ये छत है। तो ये यहाँ हमने स्विच बोर्ड लगा दिया, लग गया स्विच बोर्ड। उसके बाद यहाँ से हम छत पे पहुंच गए, फिर इधर को पंखे को सप्लाई दे देंगे। लेकिन यहाँ से अगर हमें इधर को जाना होगा कैसे जाएंगे, हम यहाँ से बिल्कुल इसके ऊपर से ना जा करके थोड़ा सा नीचे से जाते हैं ऐसे करके। ऐसा हम क्यों करते हैं, जो अभी बताया था, क्या बताया था अभी, इसलिए करते हैं ऐसा। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में इसका डिफाइन किया गया है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। तो क्या है रूल्स, रूल्स ये है कि वायरिंग का जो HR है वो छत से 0.5 मीटर नीचे या 1 मीटर नीचे होता है। दूसरी चीज, आप इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो कि वायरिंग के HR को हमेशा आप 2.5 मीटर ऊपर रखो, और कहां से, फर्श से। तो वायरिंग, चूंकि देखो यहाँ पे छत 3 मीटर की है, छत हमारी 3 मीटर की है, हमको HR जो रखना है वो 0.5 मीटर नीचे रखना है। छत 3 मीटर, HR 0.5 मीटर नीचे, इसीलिए हम HR को, जब पूरा 3 मीटर था, 3 मीटर में से आधा मीटर चला गया, कितना बचा, फर्श से बची 2.5 मीटर ऊपर। HR जो है वो फर्श से 2.5 मीटर ऊपर है। अगला अजम्पशन क्या होता है, देखिए दरअसल बात तो यह है कि अजम्पशन में आपको मुझे इसलिए दिखाने पड़ रहे हैं क्योंकि आप रूल्स नहीं पढ़े होगी। अगर आप रूल्स पढ़े होते तो मुझे ये सब नहीं दिखाना पड़ता, रूल्स में सब कुछ पता होता है। तो अगला अजम्पशन क्या है कि स्विच बोर्ड जो लगाए जाते हैं ना, वो फर्श से 1.25 मीटर ऊपर लगाए जाते हैं। ये तो बिल्कुल फिक्स है, इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते चेंज। ये रूल कहता है कि स्विच बोर्ड को हमेशा फर्श से 1.25 मीटर ऊपर लगाएंगे। यहाँ भी 1.25 मीटर ऊपर लगा होगा। और आप सोच के देखो कि ये तो फर्श है और यहाँ हमारा स्विच बोर्ड लगा है और यहाँ वो HR जा रहा है और यहाँ ऊपर कोई एक छत है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन HR एंड स्विच बोर्ड
देखो ये यहाँ से यहाँ तक का 1.25 खत्म हो गया, और ये पूरा कितना था, ये पूरा था 2.5, तो ये कितना बचा 1.25 मीटर। फिर से सुन लो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया, आराम से सुन लो। देखिए मैंने अभी पीछे क्या लिखा है कि वायरिंग का एचआर जो है फर्श से 2.5 मीटर ऊपर है, फर्श से 2.5 मीटर ऊपर, और जो स्विच बोर्ड है, अरे यार सिंपल सी बात है, ये फर्श है, ये फर्श है, ठीक है, और ये यहां तक हमारे पास 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर, और यहां तक हमारे पास 1.25 मीटर है। तो ये वाला हिस्सा वही तो बचा ना, आप इस पूरे में से ये वाला खत्म कर दो, ये बचेगा नहीं बचेगा, तो हम इस 2.5 में से 1.25 खत्म कर रहे हैं, ये बचेगा नहीं बचेगा। और मैं इसको क्यों आपको पॉइंट आउट करा रहा हूं, क्योंकि हमको जरूरत तो इसी की है, जरूरत तो हमको इसी हिस्से की है बस, इसकी, क्योंकि इतने बीच में तो नली लगेगी, इतने बीच में वायर लगेगा, सब कुछ तो इतने बीच में लगेगा, तो हमको जरूरत तो इसी हिस्से की, इसीलिए आपको इसको पॉइंट आउट कराया मैंने। तो फर्स्ट स्विच बोर्ड 1.25 मीटर ऊपर लगाए, और तो इसलिए ये वाला डिस्टेंस भी 1.5 मीटर हो जाएगा, बाद में अभी कैलकुलेशन में इसका यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही कमरा है, इसीलिए हमें कोई दीवार पार नहीं करनी पड़ी है, इसलिए हम यहाँ पे दीवार की मोटाई को नहीं मानेंगे। लेकिन अगर दीवार पार करनी होती तो हम दीवार की मोटाई मान लेते, और कितनी मानते, 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इतना ही काफी है। अब हम ये अगर हो गया इसको मिटा दूं फिर मैं, ठीक है। ये एजप्शन में हमने मान लिया कि छत की ऊंचाई 3 मीटर है, अगर छत की ऊंचाई 3 मीटर है तो एजप्शन वो उसका एचआर फर्श से 2.5 मीटर हो गया, और ये फिक्स होता है कि फर्श से 1.25 मीटर बोर्ड लगा होता है। एक्चुअली जो रूल्स में मैं बता चुका हूँ यार, अब प्लीज जब रूल्स का वीडियो देखो कितनी बार कहनी पड़ेगी, जाओ वो रूल्स का वीडियो देख के आओ पहले, उसके बाद आके इसको पढ़ना। देखिए आप ही के फायदे की बात है यार, आप खुद सोच के देखो, जब तक कि आप वो रूल्स का वीडियो नहीं देखोगे तो कैसे ये सब चीज समझ पाओगे आप। सिंगल लाइन डायग्राम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। हम तो सबसे पहले स्विच बोर्ड लगाते हैं, ये लग गया स्विच बोर्ड, ठीक है। इस स्विच बोर्ड को लगाने के बाद हम जाएंगे एचआर पे, यहां से हम चलना शुरू किए और ये हम एचआर तक आ गए, ये एचआर है, ये पट्टी। तो हम स्विच बोर्ड लगाया था पहले, जो हमारा कमरा था, ये वाला कमरा था। आपको एक बार फिर से यहाँ कमरा भी बना देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ये था, और ये लगा था स्विच बोर्ड, ये लगा था बल्ब, ये लगी थी ट्यूबलाइट, ये लगा था फिर पंखा, ऐसे था ना कमरा। तो हम ये स्विच बोर्ड लगाए, स्विच बोर्ड से फिर लगाने के बाद ऊपर ये समझ लीजिए यहाँ स्विच बोर्ड लग गया, फिर यहाँ से ऊपर गए होंगे, फिर थोड़ा सा इधर को गए, फिर बल्ब लगाया है, यानी कि स्विच बोर्ड के जस्ट ऊपर बल्ब नहीं लगाए। स्विच बोर्ड से पहले हम 0.5 इधर को गए थे, वो नहीं 0.5 ना गए थे, 1 मीटर गए थे पूरा। कैसे गए थे 1 मीटर, 1 मीटर ये 0.5 ये, और हमको बल्ब लगाना था पूरे 2.5 पे, इसीलिए हम यहाँ पे 1 मीटर गए थे। कितना हो गया 1 मीटर। तो हम यहाँ से 1 मीटर जाओ, 1 मीटर और बल्ब लगा दो, बस लग गया बल्ब। बल्ब जो लगाया वो एचआर भी लगाया जाता है हमेशा, सारे के सारे बल्ब जो होते हैं वो 2.5 मीटर ऊपर ही लगाए जाते हैं फर्श से, रूल्स में है, बता दिया है मैंने, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ बच्चे आपको मैं पूरी चीज क्लियर करने की, लेकिन बात यह है कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती कि आप सोचोगे एक ही वीडियो में हम सब कुछ समझ लेंगे। जब इसको स्कूल में क्लास में पढ़ाया जाता है ना, तो 4 दिन लगते हैं कम से कम पूरी चीज समझाने में। तो अब सब वीडियो है यार, वो आप जाकर वो वीडियो देख लो, आप सब कुछ क्लियर, गारंटी है मेरी, क्लियर में आपको सब कुछ कराऊंगा, चाहे कैसे भी कराना पड़े, ठीक है ना। क्लियर में कराऊंगा आपको, आपके एग्जाम में आपके अच्छा स्कोर कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो आप। तो बल्ब लग गया, फिर बल्ब के बाद हम देखो यहां से 2.5 मीटर आए, बल्ब के बाद हम 2.5 मीटर आए। अब ये मत सोचना कि हम यहाँ पे मुड़े हैं तो हमको भी मुड़ना पड़ेगा ऊपर को, नहीं। अगर आप एचआर पे चल रहे हो तो आप सीधे चल सकते हो, कोई इशू नहीं है ऐसा। तो यहाँ से 2.5, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक हम 2 मीटर आए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर चलो, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर चल गए, और यहाँ लगा दो हम ट्यूबलाइट, क्योंकि ट्यूबलाइट भी एचआर पर ही लगी है, इसीलिए हम नहीं मुड़े थे। अब हम ट्यूबलाइट से गए ऊपर, देखो मान लो कि जैसे हम ये पूरी दीवार है, ये पूरी दीवार मान लो, इस दीवार पे हम
यहाँ स्विच बोर्ड लगा दो, फिर यहाँ से ऊपर गए, फिर ऐसे यहाँ बल्ब लगाया, फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे ट्यूबलाइट लगाई। अब हम ऊपर को छत में जाएंगे, यहाँ पे छत में जाएंगे ऐसे करके, फिर यहाँ पंखा लगाएंगे ऐसे करके, ठीक है ना। तो हम यहाँ से गए ऊपर को ऐसा करके, ये गए छत में, और यहाँ से ऊपर जाके फिर 2 मीटर पे हमने पंखा लगा दिया। कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। डिस्टेंस लिख देता हूँ आपको एक बार जरा, ये 2.5 मीटर और ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, और ये कितना था मैंने क्या बताया था आपको अभी, स्विच बोर्ड के और एचआर के बीच का डिस्टेंस क्या बताया था, 1.25 मीटर निकाल के जो दिखाया था पीछे थोड़ी देर पहले, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ पे ट्यूबलाइट लगी थी, ट्यूबलाइट से पहले हम छत में गए, ट्यूबलाइट से पहले हम छत तक गए, सीलिंग तक, कितना हो गया 0.5 तो वो हो गया सीलिंग तक जाने का हिसाब, ऐसे करके 0.5 तो वो हो गया, और फिर 2 मीटर ऐसे आए पंखा लगाने के लिए। सुन लो, मान लो कि ये एचआर है और यहाँ पे स्विच बोर्ड लगा, एचआर पे हमने ट्यूबलाइट लगा दी। अब इस ट्यूबलाइट के लगाने के बाद यहाँ से हम यहाँ पे जाएंगे ना छत तक, ये वाला, ये ट्यूबलाइट लग गई, इस ट्यूबलाइट से ऊपर हो जाएंगे ना इतना हिस्सा, तो ये ऊपर गए 0.5 मीटर, फिर ऐसे आएंगे पंखा लगाने के लिए यहाँ पे, ये ऊपर गए 0.5 मीटर यहाँ पे, और फिर ऐसे आएंगे पंखा लगाने के लिए 2 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 2.5। पता है यार, यही तो कंफ्यूजन होते हैं अक्सर, आप ध्यान से सोचिए। देखो, हम एचआर पे हमने ट्यूबलाइट लगाई, फिर हम ऊपर को गए छत पे, क्योंकि पंखा तो हमें छत पे लगाना है ना, सीलिंग पे लगाना है इस वाली पे, तो यहाँ पे ऊपर गए हम, तो 0.5 तो पहले ऐसे गए, ऐसे गए 0.5, फिर हम ऐसे आए 2 मीटर, यहाँ पे हमने लगा दिया पंखा, तो कुल मिला के कितने हुए 0.5 ऐसे और 2 मीटर ऐसे, कितना हुआ 2.5 मीटर, 0.5 ऐसे और 2 मीटर ऐसे, कितना हुआ 2.5 मीटर। वही मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2.5 मीटर। बस आप अगर आप डायरेक्ट इसको देख लोगे ना, तो आप यही नहीं समझोगे 2.5 कैसे लिख दिया सर ने, आप वो स्टेप समझ के चलो 2.5 कैसे लिखा है सर ने, 0.5 ऐसे और 2 मीटर ऐसे, ऐसा आ जाए 2.5। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत मुश्किल है ना, ऐसा लग रहा होगा लेकिन है नहीं, आप सबको सीख जाओगे, परेशान ना हो। अब इसमें बायर्स का लिखना है कि बायर्स कितने कितने जाएंगे। दूसरी बात, यही स्विच बोर्ड में सॉकेट भी लगाना है, हमको ये लगा दिया लोग। तो देखो भाई, स्विच बोर्ड में वायर, स्विच बोर्ड से वायर कितने निकलेंगे हमें, सप्लाई ऑलरेडी आ रही है, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल जितने वायर निकलने हैं उनको देखना है। तो देखो, एक वायर तो इसका निकलेगा, एक वायर इसका निकलेगा, एक वायर इसका निकलेगा, 3 तो होगा फेस के वायर, और इन तीनों में एक न्यूट्रल वायर कॉमन निकलेगा, क्योंकि हम जो वायरिंग कर रहे हैं वो लूप इन मेथड से कर रहे हैं। कौन से मेथड से, लूप इन मेथड से कर रहे हैं। अब ये लूप इन मेथड और जॉइंट बॉक्स मेथड, ये जंक्शन बॉक्स मेथड क्या होता है, आपके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, उसको देख लेना आप चैनल पे जाके, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है आप लोगों को, चैप्टर नंबर 3 है आप लोगों को, EWD फर्स्ट में वो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से एक वायर इसका निकला, एक वायर इसका निकला, एक इसका निकला, 3 वायर हो गए, और एक वायर न्यूट्रल का भी, तो यहाँ पे वायर हो गए 4। अच्छा, पता है आप ये तो नहीं सोच रहे, कुछ बच्चे होशियार, अब वो सोच रहे होंगे कि सर ने इसमें आने वाले 2 वायर्स को तो कैलकुलेट किया ही नहीं, है ना। तो अब ऐसा कुछ नहीं, आप चाहो तो उन 2 वायर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि सप्लाई बराबर वाले रूम से आ रही है, इसीलिए मैंने नहीं किया कैलकुलेट इसको, सप्लाई बराबर वाले रूम से आ रही है इसलिए कैलकुलेट नहीं किया है, क्योंकि जब बराबर वाले रूम से सप्लाई आएगी तो हमें तो केवल उस रूम का एस्टिमेट करना है, बराबर वाले रूम का हमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 वायर लिखे हैं। 4 कैसे, 1 2 3 और एक न्यूट्रल जो यहीं से निकलेगा, 4 वायर हो गए, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, क्योंकि यहाँ तक तो सेम रहेंगे। अब हम यहाँ पे बल्ब को एक फेज वायर दे देंगे, एक फेज तो खत्म कर देंगे बल्ब में यहाँ, तो ये पूरी डिस्टेंस में एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। कितनी दिए, 2 मीटर और 2.5 मीटर, 4.5 मीटर हो गई। यहाँ पे हमने 4 वायर हैं, बल्ब को एक फेस का वायर दे दिया। अब हमारे पास कितने वायर बचे, एक ट्यूबलाइट का, एक पंखे का और एक न्यूट्रल का, कितने बचे 3 वायर। ये आप ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे 1 डंडा खींच के 4 लिखा है और यहाँ पे मैंने 3 डंडे खींचे हैं, ऐसा इसलिए करते हैं
क्योंकि 3 वायर्स तक हम डंडे खींच के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 3 से ज्यादा होने पर केवल एक डंडा खींच के उसका नंबर लिखना पड़ता है। 3 से कम है तो हम केवल डंडे खींच के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा होने पर हमें एक डंडा खींच के उसका कितने वायर है ये लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 वायर। अब यहाँ पे एक हमने और खत्म कर दिया, तो यहाँ पे कितने बचे लास्ट डिवाइस में जाने के लिए? 2 वायर। इसको याद करने का कोई ट्रिक सिखाता हूँ मैं, देखो इसको याद कैसे करना है। मान लीजिए कि हमको यहाँ पे वायर बताने कितने हैं, तो अब इसके आगे जो लगी हुई डिवाइस है वो देख लो। इसके आगे जितनी डिवाइस लगी है ना, वहां पे एक एक्स्ट्रा वायर आएगा न्यूट्रल का, बस इतना सा काम है। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 डिवाइस लगी थी, 4 वायर है। यहाँ इसके आगे 1 2 डिवाइस लगी थी, 3 वायर है। इसके आगे 1 डिवाइस लगी थी, 2 वायर है। सिंपल, क्लियर हो गया ना? अब हम करते हैं वायर की कैलकुलेशन। चलिए मैं आपको वायर की कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम स्विच बोर्ड से चलेंगे पंखे बल्ब तक। इसको मैं B1 मार्क कर दे रहा हूँ, इसको मैं T1 मार्क कर दे रहा हूँ, इसको मैं F1 मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम चलेंगे कहाँ से? स्विच बोर्ड से चलेंगे, और कहाँ तक चलेंगे? बल्ब तक, B1 तक। स्विच बोर्ड से बल्ब तक 4 ही वायर है ना, इसलिए अगर यहाँ पे 4 की जगह 3 है तो चेंज कर देता मैं। स्विच बोर्ड से चले बल्ब तक गए, स्विच बोर्ड से चले बल्ब तक गए। डिस्टेंस कितना है? 1.25 मीटर, 1 मीटर। कितना हो गया? 2.25 मीटर इंटू 4 वायर। कितना हो गया? फिर से हम लोग यहां से चले यहां तक गए, डिस्टेंस कितना है? 1.25 मीटर, 1 मीटर। 2.25 मीटर डिस्टेंस हो गया। 2.25 मीटर 4 वायर। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, आई थिंक आपको पता लग जाएगा कितना आने वाला है। बताइए, 9 मीटर आने वाला है। ओके, 9 मीटर। तो वायर कितना हो गया? 9 मीटर। सही है, देखिए 2 4 8 और 1 9 हो गया ना, तो 9 मीटर वायर हो गया यहाँ पे। अगली चीज, दूसरा जो चलना है, दूसरा कहाँ पे चलना है? अब हम इस बल्ब से इस ट्यूबलाइट तक चलेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? B1 टू T1, B1 टू T1। चले, कितना डिस्टेंस है? 4.5 मीटर। कितने वायर है? 3। लिख दीजिए 4.5 मीटर इंटू 3 वायर। तो कितना हो जाएगा टोटल? हाँ, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13। तो 13.5 मीटर वायर हो गया। उसके बाद हम चलेंगे T1 से F1 तक। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे T1 टू F1। कितना वायर है? T1 से F1 तक कितनी डिस्टेंस है? 2.5 मीटर। ये डिस्टेंस कैसे कैसे आई है वो तो आपको समझ में आ गया ना, मैंने बता दिया पिछले स्टेप में। ये बाद में फिर से नहीं बताना पड़े, इसलिए सब कुछ क्लियर करके चला मैंने वहीं पे। तो T1 से F1 तक का कितना डिस्टेंस है? 2.5 मीटर। 2.5 मीटर इंटू 2 वायर। हाउ मच वी गेट? वी गेट 5 मीटर। 5 मीटर, 13.5 मीटर, 9 मीटर। तो टोटल वायर कितना हो गया? यहाँ पर लिख देंगे अब हम टोटल यूज्ड वायर, यानी कि उपयोग में लाए गए तार की कुल लंबाई कितनी हो गई? 9 मीटर प्लस 13.5 मीटर प्लस 5 मीटर। एंड हाउ मच वी गेट? वी गेट, देखिए जरा, 14 13 27.5 मीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर? देखो पहले हम स्विच बोर्ड से बल्ब तक गए, 1.25 मीटर, 1 मीटर। कितना हो गया? 2.25 मीटर, 4 वायर, 9 मीटर हो गया। बल्ब से ट्यूबलाइट तक गए 4.5 मीटर, 4.5 मीटर, 3 वायर, इतना हो गया। फिर हम ट्यूबलाइट से फैन तक गए, इतने इतने इतना हो गया। अब टोटल वायर में हमने इसको ऐड कर लिया, इतना हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? बाहर निकालना आ गया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है बच्चे, इसको मिटा दें। ठीक है ना? आप इसको नोट डाउन कर, पता है ये क्वेश्चन आप पूरा नोट डाउन करना कॉपी में। कॉपी में पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करना, बहुत काम का है। चलिए
पूरा वायर खत्म नहीं हुआ है। हमारे पास जो वायर आया वो आया है 27.5 मीटर। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल हो जाएगा 27.5 मीटर प्लस 10% एक्स्ट्रा। अब ये 10% एक्स्ट्रा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि क्या होता है कि आप वायर को जब लेके आओगे पूरा पूरा तो कनेक्शन कैसे दोगे, छीले, कभी इसको छीलते हैं कनेक्शन देते हैं तो तार घिसता है ना, कम हो जाता है, छील के तार कम हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा लेके आते हैं छीलन के लिए, छीलन के लिए। तो कितना हो जाएगा पूरा 27.5 मीटर प्लस 2.75 मीटर, कितना हो गया, ऐड कर लीजिए इसको, 5203 30.25 मीटर। और ध्यान रखो कभी भी इसको पॉइंट्स में मत रखा करो, इसको अप्रोक्सीमेट कर दो 31 मीटर। तो जो टोटल वायर आया कैलकुलेशन में वो आया 31 मीटर। 10% एक्स्ट्रा लेने पर, 10% एक्स्ट्रा हमेशा लिया जाता है क्योंकि वायर को छीलते वीलते हैं तो वो कम हो जाता है, इसलिए हमेशा 10% एक्स्ट्रा वायर लिया जाता है। तो कितना वायर आया हमारे पास 31 मीटर। दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया, दो क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन था वो भी खत्म हो गया और आपके 10 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, चलिए अब मैं तीसरा भी करा देता हूँ जिसमें कि लिस्ट बनाने वाले थे हम मटेरियल्स की। चलो उस मटेरियल्स की लिस्ट को भी जल्दी से बनवा देता हूँ। आपने ये सारे के सारे जितना मैंने कराया है पूरी वीडियो में आप इसको नोट डाउन जरूर कर लो और कोशिश करो कि आप इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 20 मिनट में कर पाओ। ठीक है, कोशिश करना कि आप जब खुद से इस क्वेश्चन को करने बैठो तो मैक्सिमम आप केवल 20 मिनट ही लगाओ। अभी हो सकता है स्टार्टिंग में ज्यादा मिनट लगे, लेकिन फिर धीरे धीरे जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो आप 20 तो बहुत पड़ेगा, 15 या 10 मिनट में क्वेश्चन निपटा दिया करोगे। ठीक है, चलिए लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि तभी कुछ फायदा होगा अगर आप 15 या 20 मिनट में ये क्वेश्चन निपटा देते हो तभी कुछ कर पाओगे, वरना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एग्जाम में कोई केवल अकेला क्वेश्चन तो होता नहीं है, और भी 1000 चीजें होती हैं, डायग्राम्स होते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन को जरूर जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करो। और जो इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर में है उन लोगों को तो बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की, पूरे 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 30 नंबर का 100 में से। चलिए करते हैं शुरू। लिस्ट का फॉर्मेट होता है ये, लिस्ट के फॉर्मेट में हम पहले सीरियल नंबर डालते हैं, फिर नेम ऑफ मटेरियल, फिर क्वांटिटी यानी कि कितना चाहिए, फिर रेट कि वो एक कितने रुपए का है, फिर टोटल प्राइस, और ये सब रुपीज में होता है। ठीक है, चलिए समझ में आया बात नहीं। सीरियल नंबर पहला, देखो हमको तो केवल वही मटेरियल चाहिए जो हमको लगने वाला है। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए स्विच बोर्ड, फिर हम कितने चाहिए स्विच बोर्ड, हमको केवल एक चाहिए। ठीक है, एक्चुअली ये आप बुक में से देख लीजिएगा कितने रुपए का मिलता है, वैसे 40 रुपए का मिलता है केवल। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे 40 लिख रहा हूँ। अलग स्विच बोर्ड क्या होता है कि अलग अलग डायमेंशन के आते हैं, आप लेकिन इतना परेशान ना हो, आप अलग अलग डायमेंशन के चक्कर में मत पड़ो, आप 40 रुपए का स्विच बोर्ड लगाओ। ठीक है, हमेशा। दूसरी चीज, स्विच बोर्ड लग गया, हम क्या लेके आना है, अब हमको लाने वायर। तो वायर जो यूज करते हैं हम इंटरनल वायरिंग में, वो ये वाला वायर यूज करते हैं, ये वाला वायर यूज करते हैं इंटरनल वायरिंग में। 1.5 mm स्क्वायर का एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज करते हैं हम। सुन लो फिर से, 1.5 mm स्क्वायर का एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज करते हैं इंटरनल वायरिंग में। कितना वायर निकाला था मैंने पीछे भी, 31 मीटर। ठीक है, 31 मीटर, 2 रुपए मीटर मिलता है ये, 2 रुपए मीटर। तो 2 रुपए मीटर है, मल्टीप्लाई कर दो तो ये
₹62 का हो गया। ठीक है, अब हमको एक चीज और चाहिए, कंड्यूट, नली। नली भी तो लगानी पड़ेगी ना, लेकिन आप सोच रहे हो कि सर ने नली का तो कैलकुलेशन कराया नहीं पीछे। तो जो सिंगल लाइन डायग्राम बनवाया था ना, उसमें ये जो डिस्टेंस थे सिंगल लाइन डायग्राम में, ये डिस्टेंस जितने थे 1.25, 1 मीटर, 4.5 मीटर और 2.5 मीटर, बस इन सबको ऐड कर लो, यही नली है। सिंपल, इन सबको ऐड कर लो, 10% ऐड कर लो, ये नली है। ऐड करो जरा इनको एक बार, 2 4 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, 9.25 हो गया प्लस 10%, कितना हो गया 9.25 प्लस 0.925, कितना हो गया 5 7 1.10, कितना हो गया लगभग 11 मीटर। तो कितनी नली आएगी 11 मीटर की। कौन सी वाली आएगी, क्योंकि यहाँ पे केवल 4 वायर गए हैं, इसीलिए यहाँ पे 19 mm की नली आएगी। अब ये कैसे कैसे करते हैं, 19 mm की नली कहाँ यूज करते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, आपको पूरी की पूरी चीज क्लियर कर दूंगा बिग टेबल के साथ। ठीक है गाइस। दूसरी चीज, इन सब चीजों को टेबल में देख के क्लियर किया जाता है। अगर आपको टेबल चाहिए तो आपको रास्ता बताइए, पीडीएफ नोट्स और टेबल के लिए आप प्लीज हमें ईमेल कीजिए, मैं आपको हर एक टेबल हर एक पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे जो कि आपके इस क्वेश्चन को करने में पूरी तरीके से हेल्प करेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया बात? चलिए, तो यहाँ पर हमको क्या लगेगा, 19 mm की पीवीसी कंड्यूट, और कितनी चाहिए हमको, चाहिए 11 मीटर। हमने कैलकुलेट कर ली ये सारी लेंथ ऐड करके, फिर 10% निकालने के बाद, और ये शायद मिलती है आपकी 15 रुपए मीटर से कम ही मिलती होगी, आई थिंक, है ना। देख लेना इसको कितने रुपए मीटर मिलती है। इसका भी टेबल है मेरे पास, और मैं आपको इसका टेबल भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इसको हम लगा रहे हैं 12 रुपए मीटर। तो 12 के 11 के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको देख लेना, पूरा कंफर्म नहीं होगी कितने रुपए मीटर मिलती है ये, क्योंकि बुक में टेबल होता है। ठीक है, बिल्कुल बिंदास देख लीजिएगा, मैं आपको वो सारी टेबल प्रोवाइड करा दूंगा, सारी की सारी टेबल। ठीक है, तो 110 रुपए हो गए इसमें। अब हमको कंड्यूट भी लग गई, स्विच बोर्ड भी लग गया, वायर भी लग गया। अब स्विच लेके आओ, स्विच। स्विच कौन सा लाने हैं हमें, स्विच लाने हैं 5 एम्पियर के स्विच। स्विच कितने आएंगे, डिवाइस कितनी है, 4 डिवाइस है, 4 स्विच आएंगे। 4 डिवाइस कौन सी, बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा और सॉकेट, इसलिए 4 स्विच आएंगे। 10 रुपए का एक स्विच मिलता है, 40 रुपए हो गए। उसके बाद होल्डर, बल्ब, होल्डर, देखो एक बल्ब लगा है इसलिए एक बल्ब होल्डर, 10 रुपए का मिलता है, 10 रुपए हो गए। उसके बाद सीलिंग रोज। सीलिंग रोज क्या होती है, सीलिंग रोज एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आपने ट्यूबलाइट को कभी भी डायरेक्ट सप्लाई मिलते हुए नहीं देखा होगा, उस सीलिंग रोज से सप्लाई भी देते हैं उसको। पहले सीलिंग रोज लगाते हैं, वो जो डिब्बी सी होती है उसमें से बाहर निकल के आते हैं बाहर को, तो उसी को सीलिंग रोज बोलते हैं। दीवार में लगी गोल गोल डिब्बी छोटी सी, उसमें से बाहर निकलते हुए फिर ट्यूबलाइट में जाते हैं, बस उसी को बोलते हैं। तो सीलिंग रोज में हमेशा ट्यूबलाइट को सप्लाई दी जाती है और पंखे को सप्लाई दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम वायरिंग करते हैं तो हम कभी भी केबल और केबल सीलिंग रोज लगाते हैं, और ना ट्यूबलाइट लगाते ना पंखा लगाते। मतलब पंखे और ट्यूबलाइट की जगह केवल सीलिंग रोज का यूज किया जाता है, केवल सीलिंग रोज का। पंखा लगेगा नहीं, ट्यूबलाइट नहीं लगेगी, केवल सीलिंग रोज लगेगी। बाद में जो काम है वो पंखा लगा देगा या सीलिंग बोर्ड ट्यूबलाइट लगा देगा। हमारा काम केवल सीलिंग रोज लगाने का है। यहाँ पे एक पंखा लगा है, एक ट्यूबलाइट लगी है, तो सीलिंग रोज कितनी लगेंगी, 2 लगेंगी। ये भी 5 एम्पियर की आती है। ठीक है, 2 सीलिंग रोज, 10 रुपए की एक, 20 रुपए हो गए। ठीक है गाइस। दूसरी चीज कि प्राइस में इनका फेरबदल हो सकता है, क्योंकि क्या पता जिस बुक से आप या हम पढ़ा रहा हूं मैं, या जिस बुक से आप पढ़ रहे हो वो कौन सी तक की छपी हुई है। आजकल तो रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, तो सीलिंग रोज 20 रुपए की मिल सकती है, होल्डर 20 रुपए का मिल सकता है। ठीक है ना, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, इसलिए एस्टिमेशन होता है अलग अलग सबका। तो क्या लगने लग गया, स्विच बोर्ड लग गया, स्विच लग गए, बल्ब होल्डर लग गया, सीलिंग रोज लग गई, सॉकेट रह गया। 5 एम्पियर सॉकेट, एक चाहिए, 10 रुपए का है, 10 रुपए हो गए इसके। ठीक है, बस
हो गया टोटल मटेरियल, सबको ऐड कर दो, इतने रुपए, खत्म। इन सबको ऐड कर दो आप, देखिएगा 100 और कितने हो गए, 212, 252, 262, 282, 292। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना आ गया, 292 रुपये, केवल एक कमरे की, बस खत्म। वो जो थर्ड नंबर क्वेश्चन था ना पढ़ा था, वो भी हो गया। ये थर्ड नंबर मतलब उस तीसरे वाले क्वेश्चन में ये काम करना था। पहले वाले में वो जो कमरे में वायरिंग बनाई थी वो करनी थी, दूसरे वाले में जो वायर कैलकुलेट किया था सिंगल लाइन डायग्राम बनाकर वो करना था, तीसरे वाले में ये करना था। और आपको एग्जाम में केवल कोई से दो करने थे, तो जो आपको दो अच्छे लगते वो आप दो कर देते। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको वीडियो ना बहुत पसंद आया होगा। दूसरी चीज ये कि आप अब मेरी तरफ से क्वेश्चन ले लीजिए, अगर आप चाहें तो कर लेना उसको घर से, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, इसको उतार लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन में ये दे रहा हूं कि एक कमरा है जो कि 7 मीटर गुणा 4 मीटर गुणा 3 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, उसमें 2 बल्ब, 2 ट्यूबलाइट, 2 फैन, 1 सॉकेट की वायरिंग करो। सही है, ये क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। और आप जब इस क्वेश्चन को कर लो तो जो हमारा ईमेल आईडी है उसमें मुझे प्लीज सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपने ये क्वेश्चन सही किया है या नहीं किया है। ये पॉलिटेक्निक स्टडी 2019@gmail.com पर आप इस क्वेश्चन को करके सेंड करेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, जरूर करना इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन में करना क्या बता रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, 2 बल्ब लगाने, 2 ट्यूबलाइट लगानी है, 2 पंखे लगाने, 1 सॉकेट लगाना है, और बाकी वो तीनों क्वेश्चन करने हैं। वायरिंग प्लान बनाना है, वायर कैलकुलेट करना है, कंड्यूट कैलकुलेट करनी है, और फिर ये लिस्टिंग बना के दिखानी है। पूरा क्वेश्चन करके मुझे आप ईमेल करो, ठीक है, इसी मेल आईडी। ओके गाइस, आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है ना तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना यार, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर सीख पाएंगे तभी कुछ अच्छा लगेगा, जितना हो सके, क्योंकि जिसका इतना फायदा हो जाए सही है यार। देखो इतना अच्छा वीडियो बना के दे रहा हूँ आपको मैं, कोशिश मेरी ये रहती है हमेशा कि आपको मैं उस लेवल पर लेके जाऊँ जिस लेवल पर आप दूसरों को पढ़ा सको, खुद कभी ना पढ़ाना पड़े। अब गारंटी से देख लेना, अगर आप मेरे साथ बने रहे एग्जाम तक, आपके एग्जाम में 50 में से मैक्सिमम स्कोर करेंगे आप, बहुत स्कोर। सेकंड ईयर वाले और थर्ड ईयर वाले 100, थर्ड ईयर वालों को तो बहुत काम की चीजें हैं यार, इतना सारा वीडियो बनाया है मैंने थर्ड ईयर वालों के लिए बहुत ज्यादा। लेकिन अब वो थर्ड ईयर का सारा सिलेबस आपके सिलेबस में भी ऐड है बच्चे, तो आप भी पढ़ के जाओ अच्छे से। ओके गाइस, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और बाकी लोगों से वीडियो को शेयर करो यार। ऐसी ऐसी वीडियो आती रहेंगी बहुत अच्छी अच्छी। अगली बार मैं जो इंटरनल वायरिंग का क्वेश्चन कराऊंगा वो 2 या 3 कमरों का कराऊंगा, एक कमरे का था केवल, और ये मैं केवल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही कराऊंगा आपको, ताकि आपको इजी रहे। तो ये जो 2019 के एग्जाम में आया हुआ था, अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2018 का पेपर कहीं से लेके पता करके किसी से, और वो 2018 वाला क्वेश्चन करा सकूं। और अगर आपके पास 2018 का क्वेश्चन पेपर है किसी के पास, तो इस ईमेल आईडी पर मुझे ईमेल कर देना, ताकि मैं वो क्वेश्चन आपको करा सकूं। ठीक है गाइस, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लेकिन बच्चे पढ़ के जरूर जाइएगा, इंटरनल वायरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे 20 नंबर का पूछा जाता है सेकंड ईयर में, और 30 नंबर का पूछा जाता है थर्ड ईयर में। तो बच्चा पढ़ कर जरूर जाना, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलना। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं फिर किसी ऐसी एक वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू।